हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा थिंकर्स का वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने प्लेटो, अरस्तू और मैकियावेली को कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा उनकी वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उन्हें उसकी वीडियो देख लीजिए ताकि आपके जितने भी थिंकर से रिलेटेड डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लासेस मिलेंगी। एक 1000 क्वेश्चन सीरीज करके मैं ले आई हूँ, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला है। जो आगामी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और मेरे चैनल पे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप प्लीज़ एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर करें, चैनल पे देखिए। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। हॉब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हॉब्स, तो देखो, हॉब्स का जन्म कब हुआ था? 1588 और 1669 79 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो थॉमस हॉब्स का जन्म कब? 1588 में ब्रिटेन के माल्सबरी के पास वेस्ट पोर्ट में हुआ था। उनके जन्म से पूर्व सेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस भय के वातावरण में थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था। इसीलिए वो उनका थॉमस हॉब्स का कथन था, हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा था। हॉब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था। जो हॉब्स थे ना, जो चार्ल्स प्रथम के शिक्षक थे, इसलिए राजतंत्र का समर्थक था। हॉब्स की अब अध्ययन पद्धति देखो, हॉब्स के विचार में ना बहुत डर था, क्योंकि उस देखो, हर थिंकर के जो विचार होते हैं ना, उनकी परिस्थिति पे काफी डिपेंड करता है। तो जब हॉब्स का जन्म हुआ तो उस समय बहुत सारे अराजकता, क्रांतियां थे, तो इसलिए उनके मन में ये भी है कि मनुष्य का स्वभाव भी ऐसे ही है। तो जिस वातावरण में आप रहोगे तो उसका प्रभाव पड़ता ही हर थिंकर के अगर आप उनकी फिलॉसफी पढ़ोगे तो उस समय का बहुत असर होता ही है। तो थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान का अंत शक्ति है। यह उन्होंने डिकॉर्प में 1655 डिकॉर्प नामक रचना में कहा था। हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। थॉमस हॉब्स का यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग है। हॉब्स के अनुसार भौतिक अणु स्वतः गतिशील होते हैं, जबकि मार्क्स का मानना था कि अणुओं का बाहर से गति प्राप्त होती है। थॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। उसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास एवं नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसने थॉमस हॉब्स के लेवियाथन को अंग्रेजी की साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी है? तो ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में सबसे श्रेष्ठ रचना मानी है। थॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलिस्ट पद्धति का जोरदार खंडन किया। वे इसे विश्वविद्यालय के छात्र वे इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। स्कॉलिस्ट पद्धति के द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता था। ये जो पद्धति थी, इसमें धार्मिक मान्यताओं को पूरा तर्क देके उसको प्रमाणित किया जाता कि नहीं ये सही है, तर्क दिया जाता था। तो ये इसका खंडन करते हैं। राज्य की प्रकृति, तो वेपर ने थॉमस हॉब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। अब थॉमस हॉब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक किसने बोला है? वेपर ने बोला है। राज्य मानव द्वारा निर्मित है, यह विचार थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। जो ये बोले हैं थॉमस हॉब्स ने, सबसे पहले क्या बोला? मानव ने राज्य को बनाया। ये नहीं कि राज्य बना हुआ था। राज्य जैसे पहले विकास का परिकल्पना, जैसा अरस्तु बोलते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो लेकिन जो हॉब्स है वो पहले विचारक है, पहले आधुनिक विचारक है, जिन्होंने बोला कि राज्य को मनुष्यों ने बनाया है।
हॉब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है, यह मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय है। राज्य प्राकृतिक तथा दैवीय संस्था नहीं है। यांत्रिक राज्य के समर्थक व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं। हॉब्स, लॉक, बेंथम एवं मिल राज्य को यंत्र मानते हैं। ठीक है। व्यक्तिवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म आधुनिक युग में व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति के साध्य तथा राज्य को साधन माना जाता है। थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी है, जिसके पीछे निम्नलिखित तर्क है। अब क्यों है वो व्यक्तिवादी? तो राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है। राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अतः थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति को दैवीय सिद्धांत जेम्स प्रथम द्वारा प्रदत्त का खंडन किया। थॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्म संरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति कर सकती है। थॉमस हॉब्स ने राज्य के विरुद्ध क्रांति करने का बस एक ही बात बताया, अगर आपके प्राण की रक्षा नहीं कर पा रहा राज्य, तो आप राज्य के विरुद्ध जा सकते हो। ऐसे और किसी भी वजह से आप राज्य के विरुद्ध नहीं जा सकते हो, ऐसे थॉमस हॉब्स का मानना था। व्यक्तिवाद और पूर्ण सत्तावाद में समन्वय। तो थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति और आत्म संरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। इसलिए थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है। थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन एवं व्यक्तिवाद साध्य है। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी है। व्यक्ति की इच्छा अनंत होती है। थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज को एक कृत्रिम राज्य की भांति कहा है। समाज को आणविक प्रकृति बताया है। आणविक प्रकृति से तात्पर्य समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था मानी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉब्स है वो प्राकृतिक अवस्था को क्या मानते, तो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था। सामाजिक समझौता की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति एवं सभ्यता का अभाव था। प्रकृति अवस्था में मानव जीवन पाशविक, ये भी पूछा जाता है कैसे बोलते थे, मानव जीवन कैसा था? पाशविक, क्षणिक एवं बर्बर था। प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था, शक्ति ही अधिकार है, माइट इज राइट। अप्राकृतिक विधि, तो मानव विवेक बुद्धि का नियम प्राकृतिक विधि है। मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। थॉमस हॉब्स के समझौते की विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। थॉमस हॉब्स प्रकृति विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। थॉमस हॉब्स के चिंतन में 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख है। कुछ इस प्रकार है: प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने को तैयार रहना चाहिए। उनके क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौता करना चाहिए। सामाजिक समझौता, तो सामाजिक समझौता का अभिप्राय व्यक्तियों एवं समुदायों ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। थॉमस हॉब्स के शब्द में, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्ति इसे सौंप दें। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता करके सभी शक्तियां एक सर्वोच्च राजा को सौंप दिया है। राज्य या राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है जो थॉमस हॉब्स बोलते हैं, जो राज्य या राजा है जिसे वो समझौता कर रहे हैं वो समझौते का भाग नहीं है। ठीक है। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता है। थॉमस हॉब्स का समझौता एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता है या ऐतिहासिक नहीं है? क्या है? देखो, थॉमस हॉब्स का समझौता एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता है, ऐतिहासिक नहीं है। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया है। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक का परिणाम है। हैकर के अनुसार थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है।
समझौते की विधि, मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज एवं सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। समझौते का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण और राज्य, समाज एवं सरकार कृत्रिम संस्था है। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक राजा को प्रदान कर देते हैं। समझौते के बाद व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहता। संप्रभुता। तो थॉमस हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अद्वैय, अविभाज्य और निरंकुश है। थॉमस हॉब्स के बाद बोंदा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित किए थे। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। उसने चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया। थॉमस हॉब्स ने राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्तावादी माना। इसके अनुसार संप्रभु का आदेश ही उसके अनुसार संप्रभु का आदेश ही विधि है। थॉमस हॉब्स ने राज्य, सरकार एवं समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया। ठीक है, थॉमस हॉब्स राज्य, सरकार, समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं करते हैं। उसने सरकार के अंगों का भी किसी प्रकार से विभाजन नहीं किया। थॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा में भी अंतर नहीं किया। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता की संकल्पना निगम की संज्ञा दी है। यह शब्द सेवाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए प्रयोग किया है। देखो फ्रेंड्स, जो जो मैं बोल रही हूँ उसको बिल्कुल आप ध्यान से 2-3 बार इस वीडियो को सुनना। तो हॉब्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप 2-3 बार बिल्कुल मेरी बातें ध्यान से सुनो। स्वतंत्रता। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। तो ये भी लाइन पूछ देगा कि किसने बोला विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। वाहन के अनुसार थॉमस हॉब्स के विचार में एक तरह अराजकता और दूसरी तरह निरंकुशतावाद का खतरा है। शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। यह दो व्यक्ति या समूहों की आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। थॉमस हॉब्स के अनुसार शक्ति एवं बल में भेद है। अवैधानिक शक्ति की कल्पना अतार्किक है। थॉमस हॉब्स ने शक्ति एवं सत्ता में अंतर नहीं किया। थॉमस हॉब्स ने शक्ति और सत्ता में अंतर नहीं किया। थॉमस हॉब्स का मत। थॉमस हॉब्स के चिंतन में उदारवाद का दार्शनिक आधार अंतर्निहित है। उसने व्यक्ति को अपने हित बढ़ाने वाला माना है। महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो, थॉमस हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में एक लेवलर्स का आंदोलन चला जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ डिगर्स का आंदोलन था जो आर्थिक समानता की। एक राजनीतिक समानता की मांग कर रहे हैं, तो लेवर्स राजनीतिक समानता के, और डिगर्स हैं जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे हैं। थॉमस हॉब्स की पहली रचना हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर थी जिसका उन्होंने अनुवाद किया था। हॉब्स के अनुसार कानून न्यायोचित और अन्यायोचित नियम है। जो कोई विधि के विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जा सकता। थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है जो उसने अंग्रेजी में लिखा। कैलेंडर हॉब्स के समकालीन विचारक थे जो हॉब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेवियाथन को जलाया गया। हॉब्स ने डी कॉर्प डिसीव नामक रचना लैटिन में लिखी। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण रचना कही। ऑक्सफोर्ड ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण रचना बोली। एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स हॉब्स की प्रथम रचना है। एलिमेंट, देखो ये इसका इन्होंने पहली रचना, देखो इसका उन्होंने अनुवाद किया था। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर का इन्होंने अनुवाद किया था, और इसको एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स हॉब्स की प्रथम रचना है। ठीक है। अ डायलॉग ऑन सिविल वॉर, ये सभी हॉब्स की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हॉब्स तो हमारा खत्म होता। अब ये थिंकर का एक बार ध्यान रखिए कि कभी कभी थिंकर को भी काल क्रमानुसार सजाने को आ जाता है। तो देखो, बोंदा के बाद हॉब्स के बाद ये देखो, ये 1530 से बोंदा है, फिर हॉब्स हुए जैसे पैदा, ये दो
स्पंज और ये लॉक, मतलब ये पहले पैदा हुएंगे मंथ्स के हिसाब से, फिर लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू, लॉक के बाद हुए हैं, फिर ह्यूम, फिर वर्क बाद में। वर्क कौन से क्या है, रूढ़िवादी है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। पहले उदारवादी लॉक को बोलते हैं। तो लॉक तो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। आज हमने हॉब्स के बारे में पढ़ा, अगली क्लास में हम लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है ये क्लास, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।